हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के डे 2 में जो भी हमारे आज के टॉपिक रहेंगे, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इंट्रो वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से हम जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और उसके अंतर्गत ही डे 1 में यानी एक क्लास में जो कल की क्लास थी उसमें हमने देखा आकाशीय पिंड क्या होते हैं, आकाशगंगा क्या होती है, तारे का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो किस प्रकार से, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, सूर्य और उनकी परतों के बारे में हमने देखा, ग्रहों के बारे में देखा, कौन से हमारे 8 ग्रह हैं। तो ये सभी जो हमारे टॉपिक हैं ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। इस प्रकार से आप क्रम से यानी जुड़े रहेंगे, एक आपका क्रम बना रहेगा, क्योंकि हमने आपको उसमें अच्छी तरीके से समझाया है। पहले हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, देन फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और फिर हम ओशियोनोलॉजी पढ़ेंगे। और इस प्रकार से पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं डे 2 में, ये रहेंगे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं यानी एस्टेरॉइड क्या होते हैं, पुच्छल तारा क्या होता है, उल्कापिंड क्या होते हैं, चंद्रमा के बारे में हम सभी कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। और पृथ्वी की जो गतियां हैं वो क्या रहने वाली हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए डे 2 में हमने 2 टॉपिक यहाँ पर और शामिल किए हैं, यानी अक्षांश और देशांतर जो टॉपिक हमने शामिल किए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से जो अक्षांश और देशांतर हैं इनकी अलग अलग क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, यानी 2 क्लास होंगी हमारी, जिसमें हम एक में अक्षांश के बारे में पढ़ रहे होंगे और वो लगभग आपकी 20 मिनट की वीडियो होगी, और साथ ही साथ देशांतर के बारे में हम एक अलग क्लास में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। आपके जो टाइम लाइन है यानी कि समय रेखा है या फिर डेट लाइन है, तिथि रेखा है, वो कॉन्सेप्ट भी आते हैं, या कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा आपके अक्षांश वाले पार्ट में आते हैं। तो ये सभी, क्योंकि उसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस वजह से इनको हम अलग अलग कवर करेंगे। तो वो वीडियोज़ भी इस क्लास के बाद यानी डे 2 की क्लास के बाद आपको अक्षांश और देशांतर की 2 अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी, तो उससे आप वो टॉपिक कवर कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों के बारे में, जो सीजनल चेंज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पुच्छल तारा यानी कॉमेट्स। देखिए जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड कहते हैं। और एस्टेरॉइड के बारे में हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जो एस्टेरॉइड है वो कहाँ पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है वो आपकी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो वो सारे हमारे एस्टेरॉइड होते हैं जो कि ग्रहों की तरीके ही होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो एस्टेरॉइड की परिभाषा आपको पिछली क्लास में ही क्लियर होगी, और यहाँ पर भी हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब देखिए 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुच्छल तारा यानी कि कॉमेट्स। तो पुच्छल तारा कहे, कॉमेट्स कहे या धूमकेतु कहे, ये आपके तीनों एक ही चीज़ है, यानी एक ही के अलग अलग नाम हैं। उसे हम पुच्छल तारा कहें, कॉमेट्स कहें, धूमकेतु कहें। तो इनकी क्या विशेषता होती है, ये क्या होते हैं, ये पिंड धूल, गैस और चट्टान के बने होते हैं, यानी ये आइसी बर्फ़ के भी बने हुए हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये सूर्य से दूर स्थित होते हैं। देखिए सूर्य से दूर स्थित होंगे तभी ये किससे बने होंगे, बर्फ़ के बने होंगे। तो ये धूल के भी हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं, चट्टान के हो सकते हैं और बर्फ़ के बने हुए हो सकते हैं। ये सूर्य से आपके दूर स्थित होते हैं। और इसी में आपका हेली धूमकेतु आता है जो एक देखा गया था। तो ये उसी से बने हुए होते हैं और इन्हें ही क्या कहते हैं, हम कॉमेट्स कहते हैं। तो ये आपकी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे छोटे आकाशीय पिंड हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। फिर आता है उल्कापिंड क्या होता है, मेटेओर्स क्या होते हैं। तो देखिए मेटेओर्स आपने पढ़ा होगा, मेटेरॉइड वो इसी का एक अलग नाम है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आकाशीय पिंड क्या है, जो क्षुद्र ग्रह का भाग होते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी स्मॉलर देन एस्टेरॉइड। आपके एस्टेरॉइड से ये स्मॉल होते हैं क्योंकि उन्हीं का ये एक पार्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे क्षुद्र ग्रह है तो वो क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं पूरे क्षुद्र ग्रह, लेकिन उसी का एक पार्ट, जैसे ये कोई एस्टेरॉइड है, इसी का एक छोटा सा पार्ट अगर आ जाता है किसमें, ये आ जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसे कि आप देखते हैं अगर आ जाता है तो घर्षण और घनत्व परिवर्तन के कारण यह जलना शुरू कर देता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वो इस आने वाले उल्कापिंड को वहीं पर क्या कर देता है, जो एस्टेरॉइड आ जाए, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट आ जाएगा पृथ्वी पर तो ये बड़ी तबाही मचा सकता है। इस वजह से इसको यहाँ पर जला देती है। क्यों, कौन, पृथ्वी का जो वातावरण है घर्षण और घनत्व परिवर्तन के कारण ये वहीं पर जलना शुरू हो जाता है। और जब ये पृथ्वी तक आता है तो पूरी तरीके से जल चुका होता है और कई जगह
जैसे कि हमको देखने को भी मिला उल्का पिंड का जो टुकड़ा है वो पृथ्वी तक आया, जैसे बिहार में हमको देखने को मिला था। और साथ ही साथ कहा भी जाता है जो डायनासोर समाप्त हुए वो किसी उल्का पिंड के पृथ्वी पर गिरने से ही समाप्त हो गए थे। और इसे ही क्या कहा जाता है, टूटता तारा कहा जाता है। जब हम देखते हैं आसमान की ओर तो एक टूटता तारा हमको कभी कभी दिखाई देता है, तो वो यही उल्का पिंड होता है, यानी कि मेटेओर्स होता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही उल्का पिंड कहा जाता है, टूटता तारा कहा जाता है, जिसे देख के हम लोग, ऐसी मान्यता है कि हम उसको विश करते हैं। टूटते तारे को देखकर कोई विश तो हमारी विश पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। बट आप ये समझें, जो कॉन्सेप्ट है वो समझें कि किसे टूटता तारा कहा जाता है, यानी ये किसका पार्ट होते हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड का पार्ट होते हैं। तो अब आप मेटेओर्स, कॉमेट्स यानी कि उल्का पिंड और पुच्छल तारा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इमेज से। तो ये आप देख सकते हैं डस्ट टेल, आयरन टेल न्यूक्लियस। तो ये आपके डस्ट क्या होते हैं, टूटता तारा है, धूमकेतु है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया उल्का पिंड, यानी धूमकेतु को टूटता तारा नहीं कहते बल्कि हम उल्का पिंड को कहते हैं। इस प्रकार से जलना शुरू हो जाते हैं। अब एक इमेज में आप देख सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने। इसमें क्या है, आईसी बॉडी दैट रिलीज गैसेस एट द ऑर्बिट सन। तो इसका क्या मतलब है, देखिए सभी कॉन्सेप्ट हम एक ही फिगर में आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, कॉमेट्स हैं, यानी कि पुच्छल तारा है, ये आपका पुच्छल तारा है। फिर क्या है, ये आपके एस्टेरॉयड हैं, देखिए बड़ा पार्ट है, एक ग्रह की तरीके होते हैं, ग्रह से छोटे होते हैं। रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट देन ऑर्बिट द सन। देखिए वही कहा गया है, ये क्या होते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं एस्टेरॉयड, और एस्टेरॉयड से छोटे होते हैं कौन, मेटेओर्स यानी कि मेटेरॉयड। तो मेटेओर मेटेरॉयड में थोड़ा सा ही फर्क होता है कि जो स्टिक द लाइट सीन व्हेन मेटेरॉयड्स हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। तो जब ये जलते हुए होते हैं तब इन्हें हम क्या कहते हैं, तब इन्हें हम मेटेओर कहते हैं। और जैसे ही ये क्या है, रॉकी और मेटालिक फ्रेगमेंट एंड एस्टेरॉयड, कमेट्स और प्लैनेट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मेटेरॉयड। और मेटेओर फ्रेगमेंट दैट रीचेज द ग्राउंड, जब ये पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं तब इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मेटेरॉयड कहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन उतना फ़र्क आपको यानी एग्ज़ाम में आपके नहीं पूछा जाएगा कि मेटेरॉयड या मेटेरॉयड या मेटेओर किसे कहते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आखिरकार जो मेटेरॉयड है वो किसे कहा जाता है। तो ये एक ही इमेज में पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी अगले टॉपिक के बारे में, और वो है चंद्रमा यानी कि मून, जिसे हम डेली बेसिस पर नाइट में हम देखते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि बहुत सारे हम कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजते हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है, वो प्राकृतिक सैटेलाइट है पृथ्वी का। और उसके अलावा बात करें तो पृथ्वी की परिक्रमा आपका 27 दिन में करता है। स्वयं की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर, स्वयं की जो ऊर्जा है और ताप यहाँ पर नहीं होता है। तो स्वयं की इसके पास क्या नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ताप भी नहीं होता, यानी ना तो चंद्रमा में स्वयं की ऊर्जा होती है ना ही ताप होती है। इसको जो ऊर्जा मिलती है या जिसमें जो आपको प्रकाश दिखाई देता है, ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। जैसे कि पृथ्वी, ग्रहों के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य एक तारा है, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास अपना एक यानी कि खुद का ही प्रकाश होता है, खुद की ही ऊर्जा होती है, क्योंकि ये एक तारा है। चंद्रमा का केवल हमें एक ही भाग दिखाई देता है, यानी एक ही भाग को हम चंद्रमा के देख पाते हैं, क्योंकि इनकी जो घूर्णन अवधि है वो आपकी बराबर है। इसके अलावा बात करें तो हमें केवल 59% जो भाग है वही दिखाई देता है। आगे हम आएंगे तो ये आप देख सकते हैं चंद्रमा अलग अलग दिन में अलग अलग हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से घूर्णन होता है वो हमको उसी प्रकार से यानी जैसे अमावस्या को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ा सा बड़ा होता 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 फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन हमको चांद पूरा दिखाई देता है, फिर ये यहाँ पर कम होना शुरू होता है और कम होते होते फिर अमावस्या को गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से ही ये जो चक्र है वो चलता रहता है। और क्वार्टर में अगर हम ये कहें 15 दिन में वो एक आपकी अमावस्या होगी और 15 दिन में एक पूर्णिमा होगी। तो इसी प्रकार से जो आपके वो हिंदी महीने हैं जो डिसाइड होते हैं आपके चंद्रमा और सूर्य की ही गतियों से। फिर देखिए दो कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, पेरिजी और एपोजी, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड है। तो पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक देखिए हमने पढ़ा था पृथ्वी और सूर्य से रिलेटेड, वो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। पेरी एलियन किसे कहते हैं, एपी एलियन किसे कहते हैं, यानी अपसौर और उपसौर। ये आपके सूर्य से मिलते जुलते, सौर लगा है तो यानी ये सूर्य से मिलते जुलते आपके कॉन्सेप्ट हैं पृथ्वी और सूर्य के। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित हैं आपके अपभू और उपभू। तो उपभू किसे कहते हैं, ये आपका कहते हैं
यहाँ पर पेरिजी को और अपभू कहते हैं एपोजी को। तो ये आप नीचे देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि जो सर्वाधिक दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी एपोजी। तो एपोजी आपकी सर्वाधिक दूरी होगी। तो ये आप देख सकते हैं जब सबसे ज़्यादा पृथ्वी से चंद्रमा, द मून इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली स्मॉलर। तो देखिए सबसे दूर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एपोजी कहते हैं। तो एपोजी में जो चंद्रमा है पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है, और सबसे जब नज़दीक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेरिजी कहते हैं। तो एट पेरिजी द मून इज क्लोजर टू द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली लार्जर। तो जो चीज़ देखिए हमारे नज़दीक होगी वो हमको बड़ी दिखाई देगी, जो चीज़ दूर होगी वो हमको छोटी दिखाई देगी। तो जब एपोजी की कंडीशन होती है तब ये हमें यहाँ पर छोटा दिखाई देता है जो चंद्रमा होता है, और जब पेरिजी की कंडीशन होती है तब ये हमको बड़ा दिखाई देता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, पेरिजी और एपोजी यानी कि अपभू यानी और उपभू। तो उप माने देखिए छोटी दूरी होती है, तो उपभू जो है ये हम कहते हैं पेरिजी को, और पेरिजी आपकी छोटी दूरी होती है, कम दूरी ही क्या कहलाती है, पेरिजी कहलाती है। अब आगे देखिए कुछ कंडीशंस आती हैं, सुपर मून, ब्लू मून किसे कहते हैं, रेड मून किसे कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सुपर मून का मतलब होता है वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यानी यही हमारी तो कंडीशन होती है कौन सी, पेरिजी की। तो पेरिजी की ही कंडीशन में क्या होगा, आपको जो मून है वो क्या दिखाई देगा, इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है जब पृथ्वी के सबसे निकट है तो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे अधिक चमकीला भी तो दिखाई देगा। तो इस वजह से यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं, और ये पेरिजी की कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर है ब्लू मून। अब देखिए ब्लू मून क्या होता है, तो ब्लू मून आप इसके रंग में ना जाएं, नीले रंग का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, जैसे कि आप आगे लिखा भी हुआ है। नीले रंग से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, बस ये है कि एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो क्या कहलाता है, वो ब्लू मून कहलाता है। वैसे जनरली अगर हम बात करें जो 30 दिन का हमारा एक अगर मंथ लें तो यहाँ पर एक ही पूर्णिमा होती है, क्योंकि 15 दिन में अमावस्या, 15 दिन में पूर्णिमा। लेकिन जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे, दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होगा उसे ब्लू मून कहा जाएगा। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी सुपर मून है। देखिए जनरली जो मून है हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जब सुपर मून की कंडीशन होती है सबसे नज़दीक, जब चंद्रमा पृथ्वी के होता है, पेरिजी की कंडीशन होती है, ये आप देख सकते हैं फुल मून एट पेरिजी, तो इसमें आपको चंद्रमा बड़ा दिखाई देगा। और ये है आपका ब्लू मून। ये देखिए नीला यहाँ पर आसमान है, चंद्रमा कभी भी नीला नहीं होगा, चंद्रमा या तो लाल होगा या तो आपका सफ़ेद ही आपको देखने को जनरली मिलता है। लेकिन जो ब्लड मून है वो कभी कभी देखने को मिलता है, और वो होगा आपका रेड कलर। तो नीला कलर यहाँ पर आपको केवल ब्लू मून बताने के लिए किया गया है, नीला कलर चंद्रमा का नहीं होगा, नीले रंग से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर आगे आता है ब्लड मून या रेड मून। तो रेड मून किसे कहा जाता है, ब्लड मून किसे कहा जाता है, तो जब देखिए पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक ना पहुंच पाने के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। देखिए ब्लड मून की कंडीशन कुछ नहीं होती, बस जो ग्रहण यानी जब चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण में ही हमको रेड मून यानी कि ब्लड मून देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए ये आपका सूर्य है, और सूर्य जैसे ही यहाँ पर बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, और ये आपका चंद्रमा है। तो पृथ्वी से जो देखिए सबसे अधिक जो विचलन होगा किस कलर का होगा, रेड कलर का। तो ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे ब्लड मून, यानी खून की तरीके से लाल हो गया, रेड मून इसे ही हम कहेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण है, फिर नीचे आपका सूर्य ग्रहण है। तो देखिए बीच में आपकी अर्थ है, जब देखिए सूर्य और मून यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपके क्या होगे, तब आपका होगा चंद्र ग्रहण। क्योंकि सूर्य से ही सभी को रोशनी मिलती है, पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी, चंद्रमा पीछे हो जाएगा, तो उसमें चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है वो हमको देखने को मिलेगी। और ये आपको पूर्णिमा को देखने को मिलेगा चंद्र ग्रहण। फिर है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। तो देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए,
पहले आपका सूर्य है, पृथ्वी है, बीच में आपका चंद्रमा आ गया, तो फिर क्या होगा, तब आपको सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा की वजह से हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे और यहाँ पर हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो होगी सूर्य ग्रहण की। तो ये आपकी सूर्य ग्रहण की कंडीशन हो गई। अब देखिए जो सूर्य ग्रहण है वो आपको अमावस्या को देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर हर पूर्णिमा और अमावस्या को तो चंद्र ग्रहण नहीं होता, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब ये एक ही सीध में होंगे तभी आपका ग्रहण होगा, एक ही सीध में होने पर ही ग्रहण होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी आपका 5 डिग्री का रहता है, कभी 5 डिग्री चंद्रमा नीचे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा। इस वजह से ये एक सीध में नहीं आ पाते, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर काट रहा होता है। तो चंद्रमा क्या होगा, 5 डिग्री यहाँ पर सूर्य जो है, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, तो 5 डिग्री का डिफरेंस बना रहता है। इस वजह से हर पूर्णिमा या अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम देखेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, यानी जो मोशन है अर्थ की वो किस प्रकार से होती। तो देखिए घूर्णन गति 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होती है आपकी घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। तो परिक्रमा करना मतलब होता है किसी चीज़ के आसपास घूमना, और घूर्णन गति का मतलब होता है अपनी धुरी पर घूमना। तो अपनी धुरी पर घूमने की जो गति है ये क्या है, ये एक दैनिक गति है। इसी कारण दिन और रात होते हैं, और 24 घंटे में जो पृथ्वी है अपना क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है स्वयं का। फिर है परिक्रमण गति, और ये एक क्या है, वार्षिक गति है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और जब 4 साल आप 6 घंटे जोड़ेंगे तो ये एक दिन बन जाएगा, और इसीलिए 4 साल बाद आपको 366 दिन देखने को मिलते हैं। फरवरी 29 की देखने को मिलती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे, तो यही 6 घंटे 4 साल में जुड़कर एक दिन बना देते हैं। और इसी कारण जो ऋतु परिवर्तन है, सीजनल चेंज है, वो हमको देखने को मिलता है। तो ये आपकी गतियाँ हो गई। अब हम आगे देखेंगे कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं इससे जुड़े हुए, जिसमें आपकी ग्रीष्म संक्रांति जो कि होती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, इसीलिए सबसे बड़ा जो दिन है ये कब होगा, 21 जून को होगा। और दक्षिणी गोलार्ध का जो छोटा दिन है वो होगा, क्योंकि यानी जस्ट जो सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में है, तो सबसे छोटा दिन होगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध में। और इसे ही ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या सोलर सॉलिस्टाइस कहते हैं। तो कई सारे नामों से जाना जाता है, वो सभी नाम आपके सेम है, अभी हम फिगर में भी समझेंगे। फिर है 22 दिसंबर शीत संक्रांति, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का कब होता है, 22 दिसंबर को, और इसे हम शीत संक्रांति, शीत अयनांत या विंटर सॉलिस्टाइस कहते हैं। फिर आता है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये आपकी 2 डेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखना। ये होती है विषुव की स्थिति, यानी कि इक्विनॉक्स कंडीशन, और इसमें दिन और रात की जो अवधि है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 2 डेट में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसे हम इक्विनॉक्स की कंडीशन कहते हैं। और इसे फिगर में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है सूर्य, ये 21 मार्च को यहाँ पर क्या होगा, नॉर्दर्न स्प्रिंग यानी साउदर्न फॉल। तो 21 मार्च को आपका क्या होगा, ये होगा विषुव की स्थिति। और 21 जून को आपको सॉलिस्टाइस होगी, कौन सी, समर सॉलिस्टाइस, ग्रीष्म अयनांत इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर आपको गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी। फिर है सॉलिस्टाइस, और ये होगा 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टाइस। फिर 23 दिसंबर यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को आपको इक्विनॉक्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि कौन सा डेट जो ग्रीष्म अयनांत है वो कब होता है, समर सोलिस्टाइस कब होता है, 21 जून को, और इक्विनॉक्स आपका 2 डेट में होता है, 21 मार्च दिया हो या फिर आपका 23 सितंबर दिया हो, और विंटर सोलिस्टाइस 22 दिसंबर को। और इसी प्रकार से जो चेंज हैं ऋतुओं में वो हमको देखने को मिलते हैं। तो जो मौसम का चेंज है, सीजनल चेंज है, वो हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए जियोग्राफी डे 2 में। और इसके आगे जो हमने आपको बताया, फिर से हम आपको बता दें, जो अक्षांश और देशांतर, इनकी 2 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे ही। इनकी अलग अलग 2 क्लासेस में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर डे 3 में जो आगे हमारी सीरीज़ है, यानी कि जो आगे वाली यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी जलवायु विज्ञान है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, और जल्दी आपको जो स्ट्रेटजी की वीडियो हैं, जैसे कि CGL का हमारा एग्ज़ाम
14 जुलाई से स्टार्ट है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है या फिर जो जर्नी है वो आपको देखने को मिलेगी जल्द ही चैनल में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।